हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे और उन्होंने किसी भी रूप में इतिहास विषय को लिया है, तो उसमें हो एमजेसी हो, एमआईसी, एमडीसी कुछ भी हो, तो उसके सिलेबस में आप देखिएगा मिस्र की सभ्यता पढ़नी है आपको, वर्ल्ड सिविलाइजेशन में। और उसमें जो हमने इससे पहले भी 3-4 वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, आप अगर नए होंगे तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। फिर आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पिरामिड युग, यानी पिरामिड युग क्या होता है। यानी कि यहाँ से आप देखिएगा कि इससे पहले हमने 2 राजवंशों के बारे में आपको मिस्र की सभ्यता में पढ़ाया था, जिसमें प्रथम राजवंश और द्वितीय राजवंश। तो प्रथम और द्वितीय राजवंश को आपने देखा होगा, तो उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इससे पहले की वीडियो को आप देख लें, तब ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये देखिए तीसरा राजवंश है, इसको हम लोग बोलते हैं कि पिरामिड युग। और पिरामिड युग में जो होता है ना बच्चों, कि इस युग में लगभग 3, 4, 5 और 6 ये जो है ना, मतलब इतने राजवंशों का शासन रहा। यानी तीसरे राजवंश का, चौथे राजवंश का, 5वें और 6ठे राजवंश के शासनकाल को पिरामिड युग के नाम से जाना जाता है। आखिर इसको पिरामिड युग क्यों कहा जाता है, अब इस बात को समझ लीजिए कि इस समय जो है ना बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। और इस काल के जितने भी शासक हुए ना, उन्होंने राजनीतिक स्थिति तो सबल किया ही, मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में इस सभ्यता को मजबूत करने का कार्य तो किया, लेकिन कलात्मक क्षेत्र में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे कि बोलिएगा कि सर ये तो अब समझे नहीं, पिरामिड आखिर होता क्या है। तो बच्चों देखिए, पिरामिड कुछ बने, तो वो पिरामिड कैसे होते थे ना, उसको अब देख लीजिए। देखिए ये पिरामिड इस तरह के होते थे बच्चों, ये देखिए आप इस तरह का आप जो देख रहे हैं ना संरचना, आपको जो दिख रहा होगा, ये आप देखिए पिरामिड का ही है। इसको हमने कहाँ से लिया है तो आपको बता दें, इसके ऑथेंटिक सोर्स आप देखिएगा एनसीईआरटी से हमने इसको मतलब इसके पिरामिड के चित्र को लिया हुआ है। बाकी जो कंटेंट है तो वो तो अलग किताब की है, जो कि हम आप चाहेंगे तो आपको बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो गीजे का पिरामिड है जो कि बहुत विशाल है, उसके बारे में अभी बताएंगे आपको। और इसका देखिए, ये अगर आपको अच्छे से नहीं दिखे तो यही वाला जो आपकी स्क्रीन पे है, इसी को पिरामिड बोलते हैं। तो इस काल में पिरामिड सबसे ज़्यादा बना, ठीक है। और यहीं से पिरामिड बनना शुरू हुआ। मिस्र की सभ्यता में देखिएगा पिरामिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। तो यहीं से शुरू हुआ था और यहीं से बनना प्रारंभ हुआ, कब? पिरामिड युग से ही। और इसीलिए इसके युग को ही, मतलब इन सभ्यताओं के दौर को ही पिरामिड युग नाम दे दिया गया। ठीक, इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे, ये आसान चीज़ें हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखना है ना, उसको याद रखनी वाली बातें ये है कि ये देखिए, आप जो मैप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसको ज़रूर आप ड्रॉ कीजिएगा। जब भी आप आंसर लिखेंगे ना, तो आप इस तरह के आंसर लिखें ताकि जो एग्जामिनर है उसको अच्छा लगे और लगे कि बच्चे चीज़ें लिख रहे हैं तो उसमें मैपिंग का भी यूज भरदम कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले भी आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने मैप का यूज किया, उसमें अलग मैप था, इसमें अलग मैप, मतलब जहाँ जिसकी ज़रूरत है उस तरह का मैप हमने यूज किया हुआ है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों कि मैप आपको यूज करना ही करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखिए, आप जो देखिएगा मिस्र की सभ्यता देखिए बच्चों, ये देखिए इधर का रेगिस्तानी इलाका है, एक तरफ रेगिस्तान है, 3 तरफ से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। जैसे लाल सागर इधर है, आप देख रहे होंगे, इधर भूमध्य सागर वाला इलाका है और इधर खुद नील की नदी है। तो ये सब जो है ना इससे घिरा हुआ है। ठीक है, नील की नदी आप जो देख रहे हैं, ये बहाव क्षेत्र ये नील की नदी का है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। इस मैप को थोड़ा सा आप मतलब अपने हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, और इसको 1-2 बार आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है। 2-3 नाम है, उसको रख लीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा। बाकी इसको PDF में हम डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही है मिस्र की सभ्यता का क्षेत्र बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दा जहाँ है, जिसको हम लोग को पढ़ना है, वो चीज़ अब देख लेते हैं। तो पिरामिड युग होता क्या है, पहली चीज़ वही देखेंगे। तो देखिए, मिस्र के इतिहास का वास्तविक इतिहास जो आरंभ होता है ना, वो देखिएगा पिरामिड युग से होता है। इससे पहले के राजवंशों की कहानी हमने पहले ही बता दिया है, अगर उसको नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देखिए, तभी इसको समझ पाइएगा। ठीक है, तो पिरामिड युग जो होता है ना बच्चों, इस काल में देखिएगा वास्तुकला और स्थापत्य कला का विकास काफ़ी हुआ। इस युग में जो है राजा जिसको बोलते हैं ना, उसको देखिए, भारत में राजा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको मिस्र में फराओ बुलाया जाता था। ये राजा की उपाधि होती थी, फराओ। तो इसको याद रखिएगा कि मिस्र में उसको फराओ अगर बोलेगा, फराओ किसे बुलाया जाता था, तो वो राजा को बुलाया जाता था। इस समय जो होता है ना पिरामिड युग में, जो कि मिस्र के फराओ जो होते थे ना बच्चों, यानी राजा जो होते थे, उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण किया। इसीलिए इस युग को पिरामिड युग के नाम से जाना जाता है। अब बोलेगा कि अच्छा बताइए, पिरामिड युग में कब से
कौन कौन से राजवंशों का शासन था, तो इसमें बताइए तीसरे राजवंश, चौथे राजवंश, पाँचवें और छठे, जिसको आज पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। इन राजवंशों का शासन यहाँ पे था और लगभग 500 वर्षों तक इन राजवंशों ने शासन किया, जो कि इसका टाइम पीरियड आपसे पूछेगा 2980 से 2475 ईसा पूर्व तक ये शासन किए थे यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है, बहुत कॉमन चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आज ये तीसरा राजवंश जो था उसके बारे में मेन चीज़ें समझते हैं और उसमें कौन कौन से शासक हुए उन चीज़ों को देखते चलते हैं। तो देखिए तीसरा राजवंश जो है, प्रथम राजवंश आपको हमने बताया था और द्वितीय राजवंश बताया था, तो उसके बाद देखिए तीसरा राजवंश उभरा। तो तीसरा राजवंश जो है ना बच्चों, वो 2980 ईस्वी पूर्व में स्थापित हुआ। तो इसके शासक कौन थे, तो आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जानिए कि जोसेर, इनका नाम था जोसेर, जो कि इस वंश की स्थापना किए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरे राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जोसेर नामक एक व्यक्ति था जिसने इस राजवंश की स्थापना की और इन्होंने ही जो द्वितीय राजवंश के अंतिम शासक थे उसको कमेंट में आप बताइएगा कि कौन थे, उनको पराजित किया और उनको पराजित करके यहाँ तीसरे राजवंश की स्थापना की, ठीक है। और इस राज्य को विस्तार प्रदान किया और इस राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में इनको जाना जाता है। तो आखिर इनकी महत्वपूर्णता क्या थी, यानी इन्होंने कौन से कार्य किए, जिसके बारे में आपको अब पढ़ना है, ठीक है। देखिए उन्होंने यानी जोसेर ने मिस्र राज्य का काफ़ी विस्तार किया और उन्होंने एक योजना बनाई, जिसके तहत इन्होंने ये योजना बनाई कि हमको मिस्र जो उनको जो राजवंश मिला था ना, जो नया राजवंश इन्होंने स्थापित किया जोसेर ने, इनके लिए इन्होंने ये योजना बनाई कि अब इसका विस्तार भी बहुत क्षेत्र में करेंगे और उसी योजना के तहत इन्होंने विस्तार करने का कार्य किया। इसी में आप देखिएगा एक सिनाई का खान था, समझे, जो कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, समृद्ध जगह था। आप बोलिएगा कोई भी राजा आप बनिएगा, आप ही सोचिएगा ना, कोई क्षेत्र है, आप मान लीजिए कि आप राजा हैं 2 मिनट के लिए, तो आप सोचिएगा ना कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, यानी जहाँ पे लोहा है, तांबा है, चांदी है या सोना है, ये सब क्षेत्र को हम लोग क्या करें, एक्वायर करें, यानी कि उसको अपने क्षेत्र में मिला लें। तो ठीक वैसे ही जोसेर ने भी एक सिनाई का खान था वहाँ पे, तो उस पर अधिकार किया और उस क्षेत्र से मिलने वाले तांबे को, उसका यूज वो अपने शासन प्रशासन को चलाने में करने लगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जोसेर ने अपना दूसरा अभियान, ये पहला अभियान था उसका, जोसेर का पहला अभियान था सिनाई के खान पर आक्रमण और वहाँ पे अधिकार कर लेना। दूसरा उसका अभियान जो हुआ ना बच्चों, वो हुआ दक्षिण के कुछ राजवंशों के विरुद्ध। उन्होंने दक्षिण के कुछ राजवंशों को पराजित कर दिया। यानी कि देखिए आपको हमने बताया था पहले उत्तर का राजवंश होता था और दक्षिण का राजवंश था। तो मिस्र में 2 तरह का राजवंश पहले उभर के आया था। तो उत्तर का राजवंश जो था ये भी स्वतंत्र था और दक्षिण का भी स्वतंत्र था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद, कि ये जो दोनों उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ था ना, इन दोनों राजवंशों को मिलाने का कार्य कर दिया कौन, तो प्रथम राजवंश हमने जो पढ़ाया था आपको इससे पहले प्रागैतिहासिक काल में, तो उन्होंने मिला दिया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब जोसेर शासक बना ना, तो यहाँ पे देखिएगा जो इन्होंने उत्तर के क्षेत्र में शासन करना प्रारंभ किया, तो इन्होंने देखा कि दक्षिण के क्षेत्र में कुछ जो राजा महाराजा थे, छोटे छोटे सामंत थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी और इसके वजह से इन्होंने क्या किया, दक्षिण के क्षेत्र में भी अपना विजय अभियान किया और उन क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र में, यानी कि अपने राज्य में जो पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ रहा था, यानी कि पुरोहित का मतलब होता है बच्चों जो पूजा पाठ से संबंधित लोग होते थे वहाँ पे मिस्र में, तो उनका जो वर्चस्व बढ़ रहा था, यानी कि उनका जो अधिकार बढ़ रहा था वहाँ पे, उसको कम करने का कार्य किया। उसके बाद जानते हैं राजकीय संप्रभुता को स्थापित करने का कार्य किया। कौन, जोसेर ने। जोसेर का नाम याद रखिएगा। जोसेर से संबंधित 2-3 बातों को याद रखना है आपको, जो कि हम अंतिम में बता देंगे, ठीक है। जोसेर की महानता के पीछे एक मेन कारण क्या था जानते हैं बच्चों, कि उसका एक मंत्री था जिसका नाम था अमनहोटेप। अमनहोटेप ये याद रखिएगा, अमेनहोटेप या अमनहोटेप भी मिलेगा तो दोनों सही है। आपसे पूछेगा जोसेर का कौन मंत्री था जिसकी सलाह से जोसेर अपना शासन करता था, तो आप बोलिएगा अमनहोटेप था, जो कि उसको सहायता प्रदान करता था और उसी के मदद से जोसेर क्या है, शासन करता था। अमनहोटेप जैसा जैसा उसको सलाह देता था ना, उसी तरह का जोसेर उसकी सलाह को मानता था और उसी तरह से वो अभियान अपना चलाता था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बात जानिएगा कि अमनहोटेप न केवल एक प्रशासक था, बल्कि उसको लिपि का भी ज्ञान था, राजनीतिज्ञ था, उसके अलावा वो बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सक भी था, यानी चिकित्सा शास्त्र का भी जानकार था वो। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। आपको एक चीज़ कमेंट करके बताना है, आप नहीं जानते होंगे, आपको बता दें हम। प्राचीन भारत जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य जो है उसके दरबार में रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, आपको पता है। और वो जानते हैं वो न केवल एक राजनीतिज्ञ थे, यानी कि राजनीतिज्ञ तो बहुत बड़े थे चाणक्य, इसके अलावा वो चिकित्सक भी थे। उनको बहुत
चीज़ों का नॉलेज था, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक वैसे ही अमनहोटेप भी था जो कि उसको भी बहुत चीज़ों का नॉलेज था और जोसेर के ये राजवंश में रहते थे। इतनी चीज़ याद रखनी है आपको। जोसेर के द्वारा कुछ निर्माण कार्य किए गए बच्चों। पहला है, इसके समय में जो है ना सभ्यता और संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ, यानी कि मिस्र की सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास अगर देखिएगा पिरामिड युग में कोई करवाया है ना तो वो जोसेर, यानी जोसेर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाता है, ठीक है। दूसरा, इसके द्वारा जो मुख्य कार्य किए गए ना उसको देखिए, इन्होंने क्या किया, यह पहला फराव था जिसने पिरामिड का निर्माण करवाया। यानी कि आपसे पूछेगा कि पिरामिड के निर्माण का कार्य कौन पहले प्रारंभ किया, तो वो जोसेर किया, जो कि मिस्र का चतुर्थ मतलब माफ कीजिए तीसरे राजवंश का शासक था, इसी ने प्रारंभ किया। और इसके बारे में एक चीज़ और जानिए कि इसके समय में जो मिस्र में जो पिरामिड बने ना बच्चों, वो पत्थर के भी बने, और पत्थर के साथ साथ जानते हैं जो पहले से कुछ पिरामिड जो टूटी फूटी अवस्था में थी ना इसके समय में बने हुए थे, जो कि इनके ही अधिकारियों के द्वारा बनवाए गए थे, उनका भी इसने जीवनोद्धार किया, जिसको बोलते हैं क्या, उसको फिर से बनवाया है, मतलब कि टूट फूट गया था ना उसको फिर से बनवा दिया है, कौन, जोसेर ने। उसके बाद देखिए जोसेर के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसका एक मंत्री था जिसका नाम नहीं मिलता है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है इसका एक मंत्री था जिसने सक्कर, एक नाम जगह है, सक्कर नामक जगह पर पिरामिड का निर्माण कराया था। तो जोसेर से संबंधित जो बातें याद रखनी है वो हम 1 मिनट में आपको बताएं। तो इसी के द्वारा सबसे पहला काम किया गया क्या जानते हैं, इन्होंने ही दक्षिण भारत के राजवंशों पर विजय प्राप्त किया, यानी दक्षिण भारत के कुछ राजवंश थे जो उभर रहे थे, जो नई शक्ति के रूप में उसको पराजित करने का कार्य किया। उसके बाद इसने क्या किया, सिनाई के क्षेत्र में जो ताम्र खान था उस पर अधिकार करके उससे जो प्राप्त होने वाली बहुमूल्य पदार्थ थी उसका यूज अपने साम्राज्य के लिए किया। तीसरी बात, इसी के द्वारा सबसे पहले पिरामिड का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और इसने ही राजनीतिक रूप से अपने जो राजवंश है उसको संगठित करने का कार्य किया। इतनी चीज़ें जोसेर से संबंधित आपको याद रखनी है। अब आ जाइए अगला शासक कौन है इसमें। इस वंश का अंतिम शासक जो था, महत्वपूर्ण शासक जो है, नेफ्रू इसका नाम है, नेफ्रू। तो इसके बारे में आप जानिए कि नेफ्रू जो है ना जोसेर के ही समान यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है इस वंश का, और इसने भी क्या किया, जो जोसेर ने काम किया ना वही काम यह भी करता है बच्चों। ठीक वैसे ही जैसे इसने क्या किया बच्चों कि इसने सिनाई के क्षेत्र पर आक्रमण किया, इसी ने क्या किया, फिर उसके बाद देखिएगा जोसेर के बाद नेफ्रू क्या करता है, इस वंश का जो शासक है इसने क्या किया, अपने सीमा क्षेत्र को विस्तृत किया। यानी कि जिसको मान लीजिए उसको कुछ क्षेत्र मिला था, 5-10 को क्षेत्र मिला, मान लीजिए जोसेर 5-6 जगह जीता और वही चीज़ अपने राज्य में मिला के रख दिया, उसी चीज़ को फिर विस्तृत करने का कार्य कौन किया, नेफ्रू किया, जो कि इस वंश का अंतिम शासक होता है। और इसी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसने न केवल दक्षिण में विजय प्राप्त किया बल्कि पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त किया और मिस्र की सभ्यता का जो है ना प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। तो अभी देखिए इसको ये समझिए, ये मान लीजिए उसका मेन सेंटर था किसका, नेफ्रू और जोसेर का। तो नेफ्रू ने क्या किया ना बच्चों, इस क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और नीचे भी यानी दक्षिण के क्षेत्र में भी इसने विस्तार करने का कार्य किया। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेफ्रू से संबंधित एक बात ये भी है कि इसने भी देखिए पिरामिड का निर्माण कराया और पिरामिड निर्माण में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। और इसी के बारे में आप जानते हैं कि इसने मेडूम, एक जगह है मेडूम, वहाँ पे पिरामिड का निर्माण कराने का कार्य किया था। किसने, आपको बताया फिर से हम, नेफ्रू ने कराया था। जोसेर के ही समान इसने भी पिरामिड के निर्माण को जारी रखा और मेडूर एक जगह है, मेडूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इसने पिरामिड का निर्माण कराया था। अब फिर से हम बता दें आपको, पिरामिड का आकार आप जान लीजिए, ध्यान रखना है कि यही पिरामिड का आकार होता है बच्चों, जो कि आपको जब इसकी कला और संस्कृति बताएंगे तो बताएंगे कि पिरामिड कैसे होता है, नहीं होता है, उन चीज़ों के बारे में वहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी पॉलिटिकल हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी ही पढ़िए इसकी। नेफ्रू के बाद क्या होता है बच्चों, इस वंश का पतन होना प्रारंभ हो जाता है और एक नवीन वंश का मतलब जो है ना सत्ता में आती है। वो नवीन वंश कौन होती है, तो चतुर्थ राजवंश इसको बोलते हैं। मिस्र की मतलब चौथी राजवंश यहाँ पे स्थापित होती है। इस वंश को स्थापित करने वाला कोई और नहीं, खुफ्र चतुर्थ था। इसका नाम याद रखिएगा, खुफ्र चतुर्थ के द्वारा यह चौथी राजवंश की स्थापना की। चौथा राजवंश और चतुर्थ ये याद रख लीजिएगा, और इसका नाम क्या था, खुफ्र चतुर्थ, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया बच्चों, इसने क्या किया कि इसने नेफ्रू को पराजित किया, यानी कि नेफ्रू जो है तीसरा राजवंश का जो अंतिम शासक था उसको पराजित कर दिया खुफ्र चतुर्थ ने, और उसके बाद इसने एक नवीन सत्ता स्थापित करी। और इसके बाद इसका भी मुख्य कार्य क्या हुआ कि इसने सिनाई के खान पर आक्रमण किया। आपसे पूछेगा सिनाई के खान पर कौन कौन से शासक थे जिन्होंने आक्रमण किया, तो जोसेर, नेफ्रू और खुफ्र, ये तीनों चारों नाम आपको याद रखनी है, ठीक है।
उसके बाद इसके बारे में ये याद रखिएगा कि हथनूब एक जगह है जिस पर इसी के द्वारा अधिकार किया गया, यानी कि इस क्षेत्र में अपने शासन को बढ़ाने का कार्य कौन किया, हथनूब पर। कौन? तो यही याद रखिएगा, नेफ्रू को पराजित करने वाला शासक कौन था, खुफ्र चतुर्थ। इसी ने ही हथनूब पर भी अपना अधिकार किया। इसके शासनकाल में भी जानते हैं चतुर्थ राजवंश का काफ़ी विस्तार हुआ है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। उसके बाद देखिए खुफ्र के राज्य के बारे में और चीज़ें आपको याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया, अपने राज्य का विस्तार जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, उसका नाम याद रखिएगा, डेसुक से लेकर पूर्वी डेल्टा तक के क्षेत्र में बुबस्तीस तक इसने फैलाया था अपने क्षेत्र को, यानी अपने राज्य को डेसुक जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से लेकर बुबस्तीस तक फैला दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण में इसने क्या किया, हेराकोन पोलिस नामक एक जगह है, वहाँ तक अपने क्षेत्र को फैला दिया। इतनी चीज़ याद रखिएगा। अगर जगह याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। आप इतना भी लिख सकते हैं कि खुफ्र ने उत्तर में, आप देखिएगा इसमें बताइए, उत्तर पश्चिम में डेसुक तक अपने क्षेत्र का यानी अपने राज्य को फैलाया, और दक्षिण में हेराकोन पोलिस तक इसने अपने राज्य को फैलाने का कार्य किया था। इतनी चीज़ें आपको खुफ्र के समय की याद रखनी है। यह भी देखिएगा कि खुफ्र जो है यह भी कला का बहुत ही प्रेमी था, इसीलिए इसने गीजा में, आपसे पूछेगा गीजा में पिरामिड का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा कराया गया, तो खुफ्र के द्वारा कराया गया। जो कि अब हम आपको दिखा दें कि गीजा वाला पिरामिड जो अभी हम दिखाए भी थे आपको, ये देखिए जो गीजा वाला पिरामिड है ना, तो इसका निर्माण कौन किया था, खुफ्र के द्वारा कराया गया था। तो इसको याद रखना है आपको बच्चों, ठीक है, कि खुफ्र ने ही गीजा में पिरामिड का निर्माण कराया था। इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखनी है। इस वंश का जो है, यानी कि इससे संबंधित और भी जो अन्य शासक हुए, यानी चतुर्थ वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए, खफरे हुए, तो खफरे का नाम याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। खफरे के द्वारा क्या किया गया बच्चों, इन्होंने कलात्मक क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया और धार्मिक पक्ष पर भी बहुत ही विस्तार पूर्वक कार्य किए, इनके द्वारा किए गए। ठीक है। इन्होंने क्या किया है ना बच्चों, खुफ्र के बाद जो है, इन्होंने जो खुफ्र के समय में बड़े बड़े जो पिरामिड बनते थे ना, उसके बाद खफरे के समय क्या हुआ, छोटे छोटे पिरामिड बनने लगे। देखिए नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, खुफ्र जो है वो गीजा का पिरामिड बनवाया, और खफरे जो है ये छोटे छोटे पिरामिड को निर्मित कराने का कार्य करेंगे, और सभी जगह पे इन्होंने भी पिरामिड का निर्माण कराने का कार्य किया। इनके समय का एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है ना, उसको याद रख लीजिए कि इन्होंने क्या किया, एक नवीन तरह की मूर्ति बनवाने का कला प्रारंभ किया। तो मूर्ति जो होता है ना बच्चों, उस समय जो बनते थे, उसमें क्या होता था कि इनके समय में, खफरे के समय में, याद रखिएगा कि उसका जो सर होता था ना, यानी कि ऊपर का भाग जो होता है, सिर जो होता है, इसमें क्या होता था कि ऊपर का भाग जो है मानव का होता था, यानी कि सिर जो होता था मनुष्य का होता था, और नीचे का भाग जो है, यानी जो शरीर होता था ना, वो होता था किसका, सिंह का। यानी सिंह, यानी आप जानते हैं सिंह जो होता है जानवर, उसी का होता था शरीर उस तरह होता था, और मानव का मुंह होता था। इस तरह की मूर्ति ये बनवाने का कार्य किया, जिसको बोलते थे स्फिंक्स, समझे, स्फिंक्स या स्फिंक्स, इसको याद रखिएगा। स्फिंक्स कौन बनवाता था, ये खफरे बनवाता था, जिसमें सिर जो होता था वो मानव का होता था, और शरीर जो होता था वो सिंह का होता था। ये मूर्ति का प्रकार है, और ये बहुत तरह की मूर्ति बनवाए थे। इसमें जो स्फिंक्स है, इसको याद रखना है आपको। स्फिंक्स कौन बनवाया था, खफरे के द्वारा बनाया गया था। और इसकी विशेषता हमने बता दिया कि इसका सिर जो होता था, यानी शरीर का जो ऊपरी हिस्सा, यानी माथा जो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग का मुंह जो होता है ना, वो इंसान का होता था उस मूर्ति में, और जो देह होता था ना, यानी कि शरीर आप जो देखते हैं, हाथ पैर, ये सब हम लोग का जो होता था, वो हाथ पैर ना होकर वहाँ पे शेर का होता था शरीर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये इस मूर्ति से ये प्रदर्शित करने का कार्य करता था कि ये बताना चाहता था अपनी जनता को कि देखिए हम बहादुर और शक्तिशाली हैं। इस बात का परिचय देने के लिए इस तरह की ये मूर्ति को बनवाया था। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इस वंश का जो अंतिम शासक है मेनकुरे था, समझे, जो अन्य महत्वपूर्ण शासक में माना जाता है कि मेनकुरे था, जिसके द्वारा जो है पिरामिड का निर्माण कराया गया। तो देखिए अभी तक अगर रिवीजन आप करना चाहें ना, तो थर्ड जो है उसमें आप देखिएगा, थर्ड राजवंश में कौन था, तो सबसे पहले हमने बताया था जोसेर था। उसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण था उसमें, उसके बाद देखिए खुफ्र और खफरे, ये दोनों ही चतुर्थ राजवंश में था। खफरे के द्वारा क्या किया गया बच्चों, इसके द्वारा जो एक मूर्ति बनवाया गया, जो कि हमने बताया कि स्फिंक्स उसको बोलते थे। और उसके बाद जो है हमने एक और बताया था खुफ्र के द्वारा, तो खुफ्र के द्वारा गीजा में पिरामिड का निर्माण कराया गया। इतनी चीज़ याद रखनी है। मेन चीज़ें हम आपको बता दिए, बाकी चीज़ें तो हम बता ही रहे हैं।
तो इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए पाँचवा राजवंश जो है, पाँचवा राजवंश का संस्थापक जो है यूस्कॉस था, यूस्कॉस नाम रखिएगा। यूस्कॉस जो है पाँचवा राजवंश का शासक था, यानी संस्थापक था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासकों में से जो माना जाता है ना, वो था साहुरे। साहुरे था, यानी इसका संस्थापन मतलब इस वंश की स्थापना कौन किया है, पंचम वंश की, तो उसमें याद रखिएगा यूस्कॉस के द्वारा किया गया इस वंश की स्थापना। और इसका महत्वपूर्ण शासक जो है साहुरे था। साहुरे क्या करता है बच्चों, इसके द्वारा विजय अभियान चलाए गए जो कि अपने मिस्र में, और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ठीक है। और इसने अपनी सेना को, सबसे पहली बार आपसे पूछेगा कि सेना को संगठित करने का कार्य कौन किया, तो साहुरे किया, जो कि पश्चिमी राजवंश का शासक था साहुरे। यानी 100 से साहुरे, यानी 100 इसमें आ गया, और 100 से सेना होता है। सेना का कोई भी बात आए तो साहुरे मार दीजिएगा और बोलिएगा पहला ये शासक था जिसने सेना को संगठित करने का कार्य किया। आपको ऑप्शन में याद नहीं भी रहेगा ना, साहुरे, बस यही देखिएगा। और सा से साहुरे और सा से सेना। सेना में हो सकता है आपको बोलेगा पैदल सेना, जिसको पदापी सेना बोलते हैं, और नौसेना बोले, दोनों ही सेना को सुदृढ़ करने का सबसे पहली बार कार्य कौन किया था बच्चों, साहुरे किया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके द्वारा क्या किया गया, साहुरे के द्वारा फिनिशिया और पुंटा एक द्वीप है उस पर अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा, फिनिशिया और पुंटा नामक जगह पर अधिकार किया गया साहुरे के द्वारा। और सेना से बात आप जान ही रहे, नौसेना का गठन, यानी कि नौसेना का मतलब आप जानते हैं, जो कि आप देखिए बड़े बड़े समुद्र में जो कि नौसैनिक होते हैं ना, उनको गठित किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं जल सेना। उस समय नौसेना उसको बोला जाता था। और पदापी मतलब हुआ पैदल चलने वाली सेना। इसका संगठन कौन किया था, साहुरे किया था। और आपको बता ही दिए 100 से सेना और 100 से साहुरे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये पाँचवा राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। अब देखिए इस वंश का अंतिम शासक जो है यूनिस था। यूनिस का नाम खाली याद रख लीजिए, और उसके बाद जान लीजिए कि 75 वर्ष तक इस वंश ने शासन किया। यानी कि ये जो पाँचवा राजवंश है, इसमें मुख्यतः 3 ही शासकों का नाम याद रखना है, साहुरे, और पहला जो है यूस्कॉस, और अंतिम जो है कौन बताए थे हम आपको, यूनिस। ये जो 3 शासक हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण शासक हैं। इसके अलावा भी एक छोटे मोटे शासक थे जिनका, देखिए ये जब आप सभ्यता पढ़ते हैं ना, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं ना बच्चों, उसमें आप देखते होंगे, पढ़े हैं तो कि उसमें कुछ चीज़ें जो है ना मतलब मिली तो है, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक वैसे ही मिस्र की सभ्यता में भी वही चीज़ लागू हो जाता है बच्चों, मिल तो गया है सारा चीज़, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें और कौन शासक हुए नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन राजवंशों ने 75 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद इनका पतन हो गया, और फिर अगला जो राजवंश आ जाता है ना बच्चों, वो 6ठा राजवंश होता है, यानी 6th जो राजवंश है वो उभर के आता है। तो इस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक तेती द्वितीय और पेपी प्रथम था। तेती और पेपी, ये 6ठा बोल दीजिएगा, तेती और पेपी मिले, मार दीजिएगा आप 6ठा, ठीक है। ये दोनों ही शासक जो हैं इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, और इन्हीं के बारे में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं है इसके बारे में जानकारी, लेकिन जितनी जानकारी है उसको जान लेना है। इन दोनों राजवंशों शासकों ने बच्चों राज्य में सामंतों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम किया। उसके बाद पुजारियों की शक्ति को कम किया, यानी पुजारी जो धर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप करते थे ना, उनके जो शक्ति बढ़ती जा रही थी, वो धर्म से रिलेटेड जो बातें करते थे उनको कम करने का प्रयास किया। और जानते हैं आप, कोई भी शासक होगा ना, वो जब राज सत्ता में होता है ना, तो उसका मुख्य प्रयास यही होता है ना कि वो धर्म को हावी ना होने दे, ठीक है। तो इन्होंने भी वही चीज़ किया कि धर्म को हावी नहीं होने दिया। उसके बाद देखिए सामंत वो लोग होते हैं ना बच्चों, जिनके पास ज़मीन का, यानी ज़मींदार वर्ग के लोग जो होते हैं उसको सामंत बोला जाता है। तो उनका भी प्रभाव जो बढ़ रहा था उस राजवंश में उस समय, तो उसको भी कम करने का प्रयास कौन काम किया, तो तेती द्वितीय और पेपी प्रथम किया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन्होंने भी सेनापतियों का जो है, जो सेनापति, यानी हम सेना आपको बताएं कि साहुरे के द्वारा सेना का गठन किया गया, तो उसमें जो सेनापति बनते थे, यानी हेड जो होता था सेना का, उसका शक्ति बहुत बढ़ गया था इनके समय। तो इन्होंने इसको दबाने का काम किया, यानी कि उसको संगठित करने का कार्य किया, और उसको बताया कि भाई देखो, राजा सबसे ऊपर है, उसके बाद ही सेना होगा, या सेना का पति होगा, यानी सेनापति होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फिर देखिएगा पेपी प्रथम ने दक्षिण में नूबिया तथा उत्तर में फिलिस्तीन तक आक्रमण किया और उन पर अधिकार कर लिया। उसकी सहायता उनी नामक एक जो है ना, उसका जो सलाहकार था, सरदार था, उसने किया था। किसका, पेपी प्रथम का। आपको पूछेगा कि पेपी प्रथम की सहायता कौन किया था, तो वो उनी नामक सरदार था, उसने किया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अमनहोटेप का याद है आपको, अमनहोटेप
किसका सहायक था यानी कि सलाहकार था? तो हमने आपको पहले ही बताया है, अमनहोटेप वाला आप कमेंट करके बताइए तो आपको याद कितना है वो भी देख लें अभी आपसे, कि अमनहोटेप ने मतलब वो किसके राजवंश में रहता था, यानी कौन ऐसा शासक है जिसका वो सलाहकार था या मंत्री था अमनहोटेप, ये बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा इससे रिलेटेड किसी ना किसी विश्वविद्यालय में पूछा ही जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब पेपी द्वितीय के बाद इस राजवंश का पतन हो गया बच्चों, तो यहीं पर खत्म हो जाता है कौन, पिरामिड युग का जो राजवंश है वो खत्म हो जाता है। अब देखिए इससे संबंधित जो आपसे बोलेगा ना कि पिरामिड युग की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें, मिस्र के इतिहास में पिरामिड युग की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें, तो इतनी चीज़ें लिख दीजिएगा तो मोर देन इनफ है। और आप जब लिखेंगे ना, आपको जब हम भेज देंगे इसका जो भी डॉक्यूमेंट बना के आपके मोबाइल पे यानी कि टेलीग्राम पे, तो आप देखिएगा ये 5 पेज का है और 5 पेज में आप 4 पेज भी लिख दीजिएगा वहाँ आपके पास, चूँकि आपको पता है कि समय का अभाव रहता है तो 4 पेज भी लिखिएगा तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। लेकिन उसमें एक काम करना, निष्कर्ष आपको लिखना है, जो कि निष्कर्ष आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है, इसको अभी हम पढ़ देते हैं। इतना चीज़ वहाँ लिख दीजिएगा, आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। डायग्राम बना दीजिएगा और हो सके तो पिरामिड भी बना दीजिएगा। पिरामिड आपको कैसे बनाना है जानते हैं, इस तरह बना दीजिएगा और बता दीजिएगा कि यही है पिरामिड, ठीक है, इस तरह कर दीजिएगा, ये हो गया आपका पिरामिड, ठीक है। आप बताइएगा कि इस तरह के पिरामिड का निर्माण होता था कहाँ, इसमें मिस्र के काल में यानी पिरामिड युग में। आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है पिरामिड, वो चीज़ आपको दिखा दें। इस तरह करके इस तरह और इस तरह इसको जोड़ दीजिएगा, ये हो गया पिरामिड, ठीक है। ये बता दीजिएगा पिरामिड का निर्माण होता था। पिरामिड का चित्र भी बना दीजिएगा। बोलिए गीजा का पिरामिड सबसे बड़ा था और कौन बनवाया था, तो ये तो हम अभी आपको बता ही दिए, तो उसको बता दीजिएगा। उसके बाद बताइएगा कि नदी वाला जो हम दिखाए कौन क्षेत्र में उभरा था, वो मैप बना दीजिएगा। पिरामिड तो बहुत आसान है बच्चों, इसको फिर से आप देख लीजिए, इस तरह आप बनाना है आपको। देखिए इतना चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि किस तरह क्या बनाना है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको बना देना है बच्चों, इससे नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए अब इसके कंक्लूजन को देखिए। अतः उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं, देखिए आसान भाषा में कंक्लूजन लिखिएगा, किताबी भाषा का यूज नहीं करना है, जो हम बता रहे हैं उस तरह लिखिएगा। अतः उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं पिरामिड युग मिस्र के इतिहास का महत्वपूर्ण युग था, जिसमें जोसेर, उसके बाद क्या बोले, नेफ्रू, खुफरे, उसके बाद पेपी द्वितीय, तेती प्रथम जैसे फराओं ने शासन किया। देखिए राजा मत लिखिएगा वहाँ, ये नहीं हुआ कि आप हड़बड़ी में एकदम एक्साइटमेंट में अरे ये तो पढ़े हैं चलो राजा लिख देते हैं, राजा मत लिखना है, फराओ लिखिएगा। फराओ को ही राजा बोला जाता है, आप इतना समझ जाइए। और वहाँ पे यूज जब भी करना है फराओ ही करना है, ठीक है। तो फराओ ने यहाँ शासन किया और इस समय पिरामिड युग में न केवल पिरामिड का निर्माण हुआ बच्चों, इस समय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हुए। तो इतनी चीज़ें आप लिखिएगा तो बेहतरीन आपका ये कंक्लूजन भी होगा। और कंक्लूजन जो होता है ना बच्चों, वो बहुत बड़ा नहीं होता, वो 4 से 5 लाइन का होना चाहिए, या फिर बहुत तो आप 10 लाइन के अंदर ही रखना है आपको। ये बात ध्यान में रखना है कि कंक्लूजन को आप जब भी लिखेंगे वो 10 लाइन से कम का हो, यानी 10 लाइन तक अगर लिख देते हैं तो बहुत हो गया। इससे ज़्यादा मत लिखिएगा कि एक एक पेज का कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है, वो फिर कहानी हो गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और हमने प्रयास किया है सब चीज़ों को बता देने का, सब चीज़ों को समझा देने का। अगर नए होंगे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं। अगर इसमें कोई चीज़ बदलना हो या कोई भी परिवर्तन करना हो तो उसकी भी आप राय दे सकते हैं हमें, हम उस पर काम जरूर करेंगे। चूँकि हमारा पर्पस यही है कि आप जैसा चाहें वैसा हम समझा दें और आप उन चीज़ों को समझ जाएँ, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन हम आपको बताते चलें। चूँकि आपका कमेंट रहता है कि सर क्वेश्चन भी बता दीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको देख लीजिए। आपसे पूछेगा कि पिरामिड युग के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करें, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको बोले, या हो सकता है आपसे बोले कि तीसरा से छठे राजवंश तक के इतिहास का वर्णन करें, मिस्र की सभ्यता में तीसरे से छठे राजवंश तक के इतिहास का वर्णन करें। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इन चीज़ों को लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पिरामिड युग की कला, संस्कृति, धर्म सभी चीज़ों को वहाँ डिस्कस कर देंगे, समाज वगैरह जो भी है तो उन चीज़ों को वहाँ डिस्कस कर देंगे। तो ये पिरामिड युग आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके आगे के चैप्टर को हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनको कर देंगे। हमारा पर्पस है अब यहाँ से 2 से 3 क्लास आपका लेंगे,
तो मिस्र की सभ्यता पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको पढ़नी है, उनको हम लोग शुरू कर देंगे। तो चीज़ें देखिए, जब आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ना तो आपको समय देना होगा, और समय जब दीजिएगा तो आपका आंसर भी अच्छा होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप सारी चीज़ों से अवगत होइएगा। आपसे कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उनको बना पाइएगा। इसीलिए कोशिश करिए शुरू से ही चीज़ों को देखते चलिए, पढ़ते जाइए और उसका एक नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको बाद में कहीं इधर उधर ढनकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।